चैप्टर 471 घर की याद। चाहे आसपास की नजरें कितनी भी दीवानी क्यों ना हो, अघोरा ने तो जैसे सबको पूरी तरह हवा में उड़ा दिया। उन मृत जीव लड़कियों के दिल वहीं के वहीं चकनाचूर हो गए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने सीधा दिल निकाल के मसल दिया हो। कुछ तो अपने रुमाल दांतों से दबाकर दुखी होकर बैठ गईं, मन ही मन सोच रही थीं, कूद पड़े इस खाने के दीवाने पर, ताकि ये कम से कम उन्हें नोटिस तो करे। उधर ये सारा नजारा देखकर वहां मौजूद नर मृत जीवों के दिलों में जलन और ईर्ष्या आग बनकर भड़क उठी। उनकी आंखें नफरत से भरकर अघोरा की तरफ ऐसे घूर रही थीं, जैसे तेज धार वाले हथियार उस पर बरस रहे हों। लेकिन यहाँ का खाना यंकेश के बनाए खाने जितना अच्छा नहीं है। अघोरा मुंह में खाना ठूंसते हुए भी यंकेश के स्वाद को याद कर रहा था। उसे आसपास उठती जलती हुई नजरों का जरा भी एहसास नहीं था। वहीं बगल में बैठी निया, जो अब तक शांति से बैठी थी, उन भटकी हुई नजरों का असली निशाना बनती जा रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, वापस चलते ही यंकेश से तुम्हारे लिए बनवा देंगे। उसने अघोरा को देखा, एक ऐसा जवान जिसका चेहरा इतना रौबदार और ठंडा था कि किसी को भी डरा दे। और वही अभी बच्चे की तरह खाने की शिकायत कर रहा था। ये नजारा जितना अजीब था, उतना ही मजेदार भी। प्रमुख, मुझे घर जाना है, अघोरा ने धीरे से कहा। जितना वो खा रहा था, उतना ही उसका मन घर की तरफ भाग रहा था। जो कभी सिर्फ पेट भरने के लिए जीता था, अब दुनिया भर के स्वाद चखकर उसका दिल पूरी तरह खुल चुका था। हर रात बस एक ही ख्वाहिश, जल्दी से मंथन ग्रह लौट जाए और यंकेश उसे ढंग का खाना खिलाए। निया की नजरें सामने टिक गईं। आंखों में हल्की सी यादों की नमी तैर गई। उसे भी तो घर की याद आ रही थी। उसे अपने फैंटम वाले बेकार लेकिन प्यारे दोस्त याद आ रहे थे। उसे अखंड सूर्य भूमि के अपने साथी याद आ रहे थे। कल ही जालिम ने उसे तन्मय निझूमी का खत दिया था, और उसे पढ़ते ही जैसे दिल में किसी ने चाकू घुमा दिया हो। अब फैंटम के सब लोग अलग अलग महाद्वीपों में बिखर चुके थे। आने वाली जंग के लिए सबको अपनी अपनी राह पकड़नी पड़ी थी। यहाँ तक कि यादनेश भी जल्द ही उससे अलग होने वाला था। निया ये बात अच्छे से समझती थी, वो ड्रैगन महाद्वीप पर ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। समुद्री जीव बौने अभी और भी साथियों से उसे मिलना था। उसने हल्की सांस छोड़ी। काश समय जल्दी बीत जाए। अघोरा ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे समझ आ गया हो कि उसने कुछ गलत कह दिया। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसे यंकेश का खाना याद आ रहा था, और निया को अपने लोग। इसी बीच पूरा मैदान, जो अभी तक शोर से भरा हुआ था, अचानक एकदम खामोश हो गया। निया ने झट से सिर उठाया, और उसकी आंखें फैल गईं। आसमान में 8 विशाल हड्डियों के ड्रैगन उड़ रहे थे, और उन आठों के बीच एक रथ सीधा मैदान के ऊपर ठहरा हुआ था। एक ऐसी भयानक मृत ऊर्जा पूरे मैदान पर छा गई कि जैसे हर सांस भारी हो गई हो। निया का दिल एक पल को रुक सा गया। ये ताकत उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। ये किसी भी मृत जीव से 100 गुना ज्यादा भारी थी। यहाँ तक कि गुरु कालिक जी और जनरल सालार भी इसके सामने कुछ नहीं थे। अचानक आठों ड्रैगनों ने एक साथ दहाड़ लगाई। उनकी गर्जना बादलों को चीरती हुई हर मृत जीव की आत्मा तक हिला गई। और फिर
उस रथ से एक लंबा सा साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में अदृश्य सीढ़ियां बनी हों और वो शख्स उन पर कदम रखते हुए नीचे आ रहा हो। उसकी काली चादर हवा में लहरा रही थी। कंधों पर धूसर फर उसे और भी भयानक और रौबदार बना रहा था। उसकी ऊंचाई लगभग ड्रैगन देव जितनी, और अगले ही पल पूरा मैदान, हर एक मृत जीव एक साथ खड़ा हो गया और उस आसमान से उतरते शख्स के सामने गहरी श्रद्धा से झुक गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या निया की पहचान उस प्रमुख की नजर से बच पाएगी, या अगला पल ही सब कुछ उजागर कर देगा? चैप्टर 472। वही है मृत प्रमुख। प्रणाम प्रमुख। पूरा मैदान एकदम गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे आसमान तक हिल गया हो। हर एक मृत जीव ने तुरंत अपनी सबसे श्रद्धा भरी मुद्रा अपना ली, सिर झुका दिए, सांस तक थाम ली। मृत प्रमुख, मृत लोक का वो शासक जिसके सामने कोई चुनौती देने की हिम्मत तक नहीं करता। निया ने अपनी नजरें टिकाकर उस प्रमुख को ध्यान से देखा। वही खास ग्रे रंग की त्वचा और चेहरे के नैनंक्ष इतने सख्त और खूबसूरत कि जैसे किसी ने बर्फ में तराशे हों। निया ने बहुत से सुंदर चेहरे देखे थे, लेकिन ऐसा ठंडा, ऐसा खौफनाक सुकून वाला चेहरा पहली बार। वो बस खड़ा था, बिना किसी भाव के, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की गहराई में जमी बर्फ अचानक पूरी दुनिया को निगल रही हो। जालिम की ठंडक ऐसी थी जैसे हजारों साल पुराना हिमखंड जिसे कोई पिघला ही ना सके। लोग उसे देखकर सिर्फ डरते थे, पास जाने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस प्रमुख की ठंडक अलग थी, जैसे कड़क सर्दियों की हवा जो हड्डियों तक चुभ जाए और साथ में एक अजीब सा डर भी दे जाए। उसका चेहरा लगभग बीमार सी खूबसूरती लिए, और उसकी आंखें बिना किसी भावना के, जैसे मौत का दरांती। बस एक नजर डाल दे और सामने वाले की आत्मा तक मिट जाए। ये थी मौत की खूबसूरती। समय का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। अगर निया को ये ना पता होता कि ये प्रमुख हजारों सालों से जिंदा है, तो वो उसे मरकाल का बड़ा भाई ही समझ बैठती। उसका चेहरा मरकाल से 50% मिलता जुलता, लेकिन उसमें वो दबदबा, वो राजा वाली आभा थी जो मरकाल में कहीं नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक ठंडी मशीन की तरह। प्रमुख धीरे धीरे चलता हुआ मुख्य मंच पर पहुंचा। वहां मरकाल पहले से खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रमुख जमीन पर उतरा, मरकाल तुरंत एक घुटने पर बैठ गया, सिर झुकाकर बोला, पिताजी। लेकिन प्रमुख की नजर एक पल के लिए भी उस पर नहीं रुकी। वो आराम से जाकर बैठ गया और ठंडी नजरों से पूरे मैदान को देखने लगा। मरकाल कुछ पल बाद उठा और चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया, पूरी श्रद्धा के साथ। अगर किसी को ये ना पता हो कि वो उसका बेटा है, तो कोई यकीन ही ना करे कि ये बाप बेटे का रिश्ता है। ना कोई अपनापन, ना कोई बात, बस खामोशी और दूरी। टॉप 8 के मुकाबलों की सारी तैयारी हो चुकी है, पिताजी जी। कृपया देख लीजिए। मरकाल ने कागज आगे बढ़ाया। मृत प्रमुख ने बस एक हल्की सी नजर डाली और कुछ नहीं बोला। मरकाल को जैसे इसकी आदत थी।
वो आगे बढ़ा, मंच के सामने आकर ऊंची आवाज में बोला, टॉप 8 मुकाबले अब आधिकारिक रूप से शुरू होते हैं। पहली टीम तुरंत मैदान में आए। नीचे खड़े सारे मृत जीव नौजवान एकदम हरकत में आ गए। तनाव, घबराहट, सब उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। और ऊपर प्रमुख एक शब्द तक नहीं बोला। उसने अपने लंबे पैर क्रॉस किए, कुर्सी पर हल्का पीछे टिक गया, एक हाथ से ठोड़ी थाम ली और बस अपनी ठंडी बेजान आंखों से सब कुछ देखता रहा। वही है मृत प्रमुख? अघोरा ने निया से मन के जरिए पूछा। एक डार्क दानव बिस्ट होने के कारण वो उसके अंदर की मृत ऊर्जा को साफ महसूस कर पा रहा था। इतनी जबरदस्त ताकत, लगभग ड्रैगन देव के बराबर, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ। निया की आवाज हल्की सी बदल गई। उसका मन भी थोड़ा डोल गया था। उसने मृत प्रमुख की कई तस्वीरें अपने दिमाग में बनाई थीं, लेकिन उनमें से एक भी सामने खड़े इस इंसान से मेल नहीं खाती थी। असली मृत प्रमुख निया को एक अजीब सा एहसास दे रहा था, जैसे जब उसने पहली बार जालिम को देखा था। सबसे अलग, सबसे ठंडा, सबसे बेरहम, जैसे इस दुनिया की कोई चीज उससे जुड़ी ही ना हो। यहां तक कि उसका खुद का बेटा भी नहीं। और ठीक उसी पल निया के दिल में एक अजीब सा सवाल उठा। क्या ये ठंडा प्रमुख सच में सिर्फ एक शासक है, या इसके पीछे कोई और भी डरावना राज छिपा है? चैप्टर 473। जीत मतलब जिंदा रहना, हार मतलब मौत। टॉप 8 के मुकाबले अब निया के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उसे पहले लगा था कि मृत लोक के प्रमुख ने फाइनल जीतने वाले को मरकाल के साथ जोड़कर ये दिखाया है कि वो अपने बेटे की बहुत परवाह करता है। लेकिन आज जो उसने देखा वो पूरी तरह अलग था। मरकाल के लिए प्रमुख का रवैया ऐसा था जैसे किसी अजनबी के साथ हो। ना कोई बातचीत, ना आंखों में कोई अपनापन। मरकाल इतनी विनम्रता और आज्ञाकारी तरीके से खड़ा था, फिर भी प्रमुख ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि मरकाल के जरिए प्रमुख की सोच बदलना बहुत मुश्किल होगा। डैश। निया ने हल्का सा सिर झुकाकर मन ही मन पूछा, अघोरा, उस प्रमुख के अंदर कोई दानव वाली आभा महसूस हो रही है। उसकी नजर मुख्य मंच पर टिकी हुई थी। वहां सिर्फ बाप बेटा ही दिख रहे थे, कोई और संदिग्ध नहीं। अघोरा ने थोड़ा भौं सिकोड़ते हुए जवाब दिया, पता नहीं, उसकी आभा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर कुछ होगा भी तो उसकी अपनी आभा उसे ढक लेगी, जब तक कालकेतु ने खुद अपनी ताकत उस पर छोड़ी ना हो। मैं महसूस नहीं कर सकता। अगर जालिम जी यहाँ होते तो शायद वो पकड़ लेते। उसकी आवाज में थोड़ी बेपसी थी। भले ही वो अब अमर बिस्ट बन चुका था, लेकिन अभी भी वह उच्च देव स्तर की ताकत के सामने टिक नहीं सकता था। डैश। निया ने हल्का सा चौंकते हुए पूछा, इतना ताकतवर है वो? अघोरा का ऐसा कहना बात को हल्के में लेने जैसा नहीं था। अघोरा ने गहरी सांस ली। जालिम जी, कालकेतु, मिनी ड्रैगन के पिता, इनके अलावा मुझे कोई चौथा नहीं दिखता जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। लुवांश राजा भी नहीं। ड्रैगन देव भी उससे थोड़ा कमजोर है, क्योंकि उसकी आत्मा और शरीर अभी पूरी तरह एक नहीं हुए हैं। डैश। निया पूरी तरह सन्न रह गई। उसे पता था कि प्रमुख ताकतवर है, लेकिन इतना ज्यादा ये उसने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि लुवांश राजा और ड्रैगन देव भी उससे आगे नहीं थे। डैश। अगर मृत जीव और दानव एक हो गए तो उनका सामना दो ऐसे दुश्मनों से होगा जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन होगा। पिछली बार मौत का दूत को बुलाने में ही निया की हालत खराब हो गई थी।
अगर मिनी ड्रैगन की पुकार ने उसे जगाया ना होता, तो वो उस पौराणिक ताकत को काबू में ही नहीं कर पाती। डैश कालकेतु अकेला ही जालिम को पूरी ताकत से लड़ने पर मजबूर कर देता है, और निया के पास कोई दूसरा ऐसा नहीं था जो इस प्रमुख का सामना कर सके। डैश उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गई। किसी भी हालत में मृत जीव और दानव को एक नहीं होने देना। उसके दिल में ये फैसला पत्थर की तरह जम गया। चाहे उम्मीद कितनी भी कम क्यों ना हो, उसे कोशिश करनी ही होगी। डैश मुख्य मंच पर मरकाल एकदम सीधा खड़ा था। प्रमुख की हर छोटी हरकत पर उसका शरीर हल्का हल्का सख्त हो जाता, जैसे वो हर पल सावधान हो। तभी पीछे से एक भारी गहरी आवाज आई, मरकाल। मरकाल का पूरा शरीर हल्का कांप गया। वो तुरंत पलटा और एक घुटने पर बैठ गया। पिता अजी। डैश प्रमुख की आंखें हल्की सिकुड़ी, चेहरे पर साफ झलकती ऊब थी। यही है चयन प्रतियोगिता। उसकी आवाज ठंडी और सीधी दिल में उतरने वाली थी। मैदान में चल रही लड़ाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। डैश मरकाल ने सांस रोक ली। उसके माथे पर पसीना उभर आया। डैश प्रमुख की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमकी। जीत मतलब जिंदा रहना, हार मतलब मौत। उसकी आवाज में ऐसा सन्नाटा था, जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। डैश और उसी पल पूरे मैदान पर एक अजीब सा खामोश डर छा गया, जैसे असली खेल अब शुरू होने वाला हो। चैप्टर 474। तुमने कब से मेरी बातों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया? मरकाल का पूरा शरीर अचानक तन गया। होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। लड़ाई प्रमुख जो देखना चाहते थे, वो थी मौत तक चलने वाली लड़ाई। पिताजी, इसमें बहुत जाने जा सकती है। मुझे डर है। मरकाल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि प्रमुख ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। बस एक नजर, और मरकाल को ऐसा लगा जैसे कोई बेहद भारी ताकत उसके ऊपर टूट पड़ी हो। उसके पैर जैसे जवाब दे गए। धप्प वो सीधा घुटनों के बल प्रमुख के सामने गिर पड़ा। ठंडा पसीना उसके पूरे शरीर से बहने लगा। हाथों के सहारे किसी तरह खुद को संभाल रहा था, लेकिन शरीर लगातार कांप रहा था। मरकाल ज जी दांत भींचते हुए उसके मुंह से बस एक शब्द निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदरूनी अंग तक दब गए हों। तुमने कब से मेरी बातों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया? बिना किसी भावना वाली वो आवाज किसी डरावने सपने की तरह उसके ऊपर टूट पड़ी। प्रमुख ने एक हाथ से ठुड्डी थामे नीचे घुटनों के बल बैठे मरकाल को तिरस्कार भरी नजर से देखा, जैसे ये लड़का, जिसके शरीर में उन्हीं का खून बह रहा था, उनसे कोई लेना देना ही न रखता हो। ये पुत्र ऐसी हिम्मत नहीं करता, मरकाल ने बड़ी मुश्किल से कहा। दिल जैसे कसकर जकड़ लिया गया हो। हर धड़कन दर्द दे रही थी। धीरे धीरे वो दबाव हटने लगा। मरकाल फौरन खड़ा हुआ और चुपचाप एक तरफ हट गया। मैं अभी उन्हें बता देता हूँ। उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपी मुट्ठियां कस ली। वो समझ नहीं पा रहा था, उसका पिता इतना ठंडा क्यों है। इस प्रतियोगिता में जो 8 टीमें थी, वो मृत जीव जाति की नई पीढ़ी के सबसे बेहतरीन योद्धा थे। अगर उनमें से कोई भी मारा गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन प्रमुख, उन्हें सिर्फ मौत तक की लड़ाई देखनी थी। प्रमुख ने दोबारा उसकी तरफ देखा तक नहीं। मरकाल चुपचाप पीछे हट गया और प्रतियोगिता संभाल रहे मृत जीवों को प्रमुख का आदेश सुना दिया। मैदान में जो दोनों टीमें अपनी पहली भिड़ंत में थी, अचानक उन्होंने देखा कि रो का झंडा उठा दिया गया है। अभी तो लड़ाई शुरू ही हुई थी। दोनों तरफ के लड़के एकदम हैरान रह गए। उन्होंने लड़ाई रोक दी और खाली नजरों से उस मृत जीव को देखने लगे जिसने झंडा उठाया था। पूरा मैदान सन्न रह गया। अभी तो सब जोश में लड़ाई देख रहे थे, फिर ये अचानक रुकावट क्यों? चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। अब से प्रतियोगिता का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया है। व्यवस्था संभालने वाला मृत जीव बिना किसी भाव के बोला,
हालांकि अंदर से वो भी मरकाल के शब्द सुनकर हिल गया था। जो पक्ष खड़ा रहेगा वही जीतेगा, और जो गिर जाएगा वो हारेगा। समर्पण जैसी कोई चीज नहीं होगी। ये सुनते ही दोनों टीमों के युवा मृत जीव सन्न रह गए। खड़े रहो तो जीत, गिरो तो हार। हर टीम में 100 सदस्य थे। इस नए नियम का मतलब साफ था, दूसरी टीम के हर सदस्य को पूरी तरह खत्म करना होगा। मृत जीवों की उपचार शक्ति बहुत मजबूत होती है। अगर कोई गिर भी जाए तो थोड़ा समय मिलने पर वो फिर खड़ा हो सकता है। इसलिए अगर जीतना है तो सामने वाले को पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। मैदान के अंदर और बाहर हंगामा मच गया। ये नौजवान, जिनके पास इतना अनुभव नहीं था, इस नए नियम को पचा ही नहीं पा रहे थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे ये सोच भी नहीं सकते कि उन्हें अपने ही जैसे साथियों को मारना पड़ेगा। ये तो बस चयन प्रतियोगिता थी, फिर इसमें मौत क्यों जरूरी हो गई? चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुख्य मंच पर खड़ा मरकाल बेहद खराब चेहरे के साथ ये सब देख रहा था। उसके दिल में इस क्रूर तरीके के खिलाफ साफ विरोध था, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा के खिलाफ कैसे जा सकता था? बेबस होकर मरकाल की नजर भीड़ में उस जानी पहचानी शख्सियत को ढूंढने लगी, और शायद वही शख्स अब इस खून खराबे के बीच कुछ ऐसा करने वाली थी जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 475 प्रतियोगिता नहीं, निर्दयी कत्लेआम। अगला मुकाबला माइटी स्क्वाड के मेंबर्स का होने वाला था। ये सोचते ही मरकाल के दिल में अचानक पछतावा उठ गया। काश मैं कल निया से मिलने ही ना गया होता। अगर वो नहीं गया होता तो शायद वो आज यहां आती ही नहीं। अब ये टॉप 8 मुकाबलों की अहमियत पूरी तरह बदल चुकी थी। अगर वो अपनी आंखों से अपने ही स्टूडेंट्स को खून खराबे वाली लड़ाई लड़ते देखती, मरकाल की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। वो बेचैनी से चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे निया कहीं नजर नहीं आई। और उसी पल उसके अंदर से एक हल्की सी राहत की सांस निकली। अगर वो नहीं आई तो शायद यही बेहतर है। नए नियमों के बाद शुरू हुई लड़ाई पूरी तरह अलग थी। पहले ये सिर्फ मुकाबला था, अब ये सीधा जिंदगी और मौत की जंग बन चुका था। काफी देर तक झिझकने के बाद दोनों तरफ के प्रतियोगियों ने आखिरकार हमला शुरू किया, लेकिन इस बार उनका हर वार सीधे दुश्मन के जानलेवा हिस्सों पर था। अचानक पूरा मैदान चीखों से गूंज उठा। हवा में खून की गाढ़ी गंध फैल गई। जो लोग अब तक जोश में देख रहे थे, वो सब एकदम सन्न रह गए। ये अब कोई प्रतियोगिता नहीं रही थी, ये एक निर्दयी कत्लेआम बन चुकी थी। एक एक करके खिलाड़ी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरते गए। उनके शरीर से खून बहता रहा, लेकिन कोई इलाज नहीं, कोई मदद नहीं। वो बस जमीन पर तड़पते रहे जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता। अपने साथियों की हालत देखकर दोनों टीमों के दिल और ज्यादा भारी हो गए। हर कोई चाहता था कि लड़ाई जल्दी खत्म हो ताकि उनके साथी बच सकें, लेकिन इस दबाव ने उल्टा असर किया। ये नौजवान और ज्यादा बेकाबू हो गए। तभी एक मृत जीव लड़के ने अपनी मृत ऊर्जा से हमला किया, और अगले ही पल धड़ाम, दूसरे लड़के का सिर सीधे उड़ गया। पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। मैदान में मौजूद सभी प्रतियोगी जम गए। उनकी नजरें जमीन पर पड़ी उस लाश पर टिक गईं। डर धीरे धीरे उनके दिलों में फैलने लगा। जिस लड़के ने हमला किया था, उसका चेहरा मासूम और नाजुक था। उसका हाथ अब भी हवा में ही जमे हुआ था, जैसे उसे खुद यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी किसी को मार दिया है। वो लड़का
जो अब तक बस मजाक मस्ती करता था, जिसने कभी असली मौत का सामना नहीं किया था, पूरी तरह टूट गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे और उसके सीने से एक दर्दभरी चीख निकल गई। नहीं, वो सिर्फ इस चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते थे, किसी की जान लेना नहीं। मौत ने इन मासूम स्टूडेंट्स के दिलों पर गहरा वार कर दिया था। मुकाबला बदल गया है। अघोरा ने हवा में फैली खून की गंध सूंघते ही सिर उठा लिया। झांकीर और बाकी सब ठीक रहेंगे ना? उसने चिंता से पूछा। हालांकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसा मैदान किसी के भी दिल को हिला सकता था। अघोरा ने निया की तरफ देखा, और जो उसने देखा वो था एक बेफिक्र टीचर, जो अब भी हल्की मुस्कान के साथ मुकाबला देख रही थी। जरा भी चिंता नहीं, मास्टर। अघोरा चौंक गया। हम? निया ने उसकी तरफ देखा। आपको झांकीर और बाकी लोगों की चिंता नहीं हो रही? उसने धीमे से पूछा। निया ने हल्के से पलकें झपकाईं। क्यों? मुझे उनकी चिंता क्यों होनी चाहिए? अघोरा एक पल के लिए चुप रह गया। वो मर सकते हैं आने वाले मुकाबलों में, उसने समझाने की कोशिश की। अब हालात बदल चुके थे। जैसे ही माइटी स्क्वाड मैदान में उतरेगा, या तो वो अपने दुश्मनों को कुचल देंगे या खुद कुचल दिए जाएंगे। और क्या ये स्टूडेंट्स सच में अपने हाथों को खून से रंगने का बोझ सह पाएंगे? निया की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान गहरी हो गई, जैसे उसे इस सवाल का जवाब पहले से ही पता हो। लेकिन असली जवाब क्या था? और माइटी स्क्वाड जब मैदान में उतरेगा तब क्या होगा, ये अभी किसी को नहीं पता था। चैप्टर 476। भूतिया एकेडमी से माइटी स्क्वाड का मुकाबला। तो निया ने अब भी वही भाव बना रखा था, जैसे सामने वाला क्या कह रहा है उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा हो। अघोरा ने हल्का सा गला सूखा महसूस किया और थूक निकल गया। उसका मालिक आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। उसकी समझदारी कहाँ गई? उसने तो सब कुछ साफ साफ कह दिया था, फिर भी वो समझ क्यों नहीं रही? अघोरा, जिसकी बोलने की कला जटायु से कहीं कमजोर थी, अंदर ही अंदर इतना उलझ गया कि उसका छोटा सा दिल मानो पूरी तरह मरोड़ खा गया। अगर वो सह नहीं पाए तो? अघोरा ने मैदान में घुटनों के बल बैठे उस लड़के की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में साफ डर था। उसे डर था कि माइटी स्क्वाड के बाकी सदस्य भी कहीं ऐसे ही टूट न जाए। निया ने भौहें हल्की उठाईं और सीधा अघोरा की तरफ देखा। तुझे लगता है मैं कोई दयालु इंसान हूं? अघोरा एकदम चुप, जैसे किसी ने उसकी जुबान खींच ली हो। निया, दयालु? अगर मंथन ग्रह के लोग ये सुन लें तो हंसते हंसते मर जाए। न जाने कितने दुश्मन उसके हाथों खत्म हुए थे। जो भी उसे छेड़ता वो उसे कभी छोड़ती नहीं थी। वो उन लोगों में से थी जो छोटी सी बात का भी बदला लेना जानती है। हाँ, उसके अंदर दया का एक कोना था, लेकिन वो भी हर किसी के लिए नहीं। अघोरा का चेहरा अजीब सा बन गया। वो निया के सोचने के तरीके को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। दयालु? वो तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कई लोगों की नज़र में तो वो चालाक, बेशर्म और खतरनाक थी। लेकिन ये बात वो जुबान से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे पूरा यकीन था, अगर बोल दिया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। निया ने अघोरा का वो अटका हुआ चेहरा देखा और हल्का सा हंस पड़ी। मेरे स्टूडेंट इतने कमजोर दिल के नहीं हैं। अगर उनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो वो मेरे स्टूडेंट कहलाने के लायक ही नहीं। अघोरा एकदम चुप रह गया, जैसे किसी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया हो। उधर मैदान में मुकाबला जारी था। ये खून से भरी लड़ाई अब वहां खड़े हर स्टूडेंट को एक कोने में धकेल चुकी थी।
जहां उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें अपनी अंतरात्मा को दबाना ही था और सामने वाले को एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक बनने वाली लाश समझना था। एक शुद्ध रक्त वाला मृत जीव अगर मर जाए तो उसे फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता। उनकी पुनर्जीवन विद्या खुद उन्हीं पर काम नहीं करती थी। मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मैदान में लड़ रहे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जो बाकी टीमें अभी खेलने का इंतजार कर रही थीं, उनके चेहरों का रंग भी उड़ चुका था। जल्द ही उनकी बारी आने वाली थी और उन्हें भी इसी तरह की भयानक लड़ाई का सामना करना था। या तो वो मरेंगे या घायल होंगे, जीतें या हारें, दोनों तरफ नुकसान होना तय था। ये टाला नहीं जा सकता था। किसी को नहीं पता था इस लड़ाई के बाद कौन जिंदा रहेगा और कौन हमेशा के लिए चला जाएगा। अगले मुकाबले का इंतजार कर रही सारी टीमें एक साथ खड़ी थी और हर चेहरे पर डर और तनाव साफ दिख रहा था। यहां तक कि जो टीम खुद को हमेशा सबसे ऊपर समझती थी, रॉयल एकेडमी की टीम, वो भी अंदर से बिखरी हुई थी। लेकिन इन सबके बीच एक टीम थी जो इस खून खराबे को देखने के बाद भी बिल्कुल शांत थी। उनके कई स्टूडेंट तो आपस में खड़े होकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, हंस भी रहे थे। ये देखकर बाकी टीमों के लोग दंग रह गए। ये लोग कौन हैं? इन्हें जरा भी डर नहीं लग रहा। एक स्टूडेंट ने पीला पड़ा चेहरा लिए उनकी तरफ इशारा किया। उसका साथी भी उतना ही घबराया हुआ था। होंठ सूख चुके थे। उसने हकलाते हुए कहा, वो मृत ज्वाला एकेडमी की टीम है। क्या? ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अगर मुझे सही याद है, अगला मुकाबला इन्हीं का है और सामने है भूतिया एकेडमी। है ना? भूतिया एकेडमी? मतलब वो लोग। बोलते बोलते उसने मैदान के दूसरी तरफ देखा, जहां एक टोली खड़ी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे सब कुछ पहले से देख रखा हो। भूतिया एकेडमी के स्टूडेंट्स का हाल थोड़ा बेहतर जरूर था, लेकिन उनकी आंखों में छुपा डर साफ नजर आ रहा था। सुना है उनके रोज के ट्रेनिंग में ही कुछ स्टूडेंट मर जाते हैं, तो शायद वो इस सब के आदी होंगे। हाँ, इस तरह की लड़ाई के सबसे ज्यादा आदी तो वही होंगे। लेकिन क्या सच में आदत पड़ जाना ही जिंदा रहने की गारंटी होता है? या फिर इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो सबकी सोच को तोड़ देगा? चैप्टर 477। अरे थोड़ा तो सीरियस हो जाओ। हालांकि जिस टीम को ऐसी हालत की आदत होनी चाहिए थी, उनका हाल तो मृत ज्वाला एकेडमी के प्रतिनिधियों से भी खराब दिख रहा था। ये देखकर बाकी सब तो एकदम चुप ही हो गए। 2 घंटे तक चली वो लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। स्टेज पर बस 1 दर्जन के आसपास स्टूडेंट ही किसी तरह खड़े रह पाए थे। बाकी सब जमीन पर गिरे पड़े थे, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हों। पूरा मैदान खून से लथपथ हो चुका था। हवा में फैली वो भारी खून की बदबू सीधा पेट मरोड़ देने वाली थी। लेकिन जीतने वालों के चेहरे पर भी कोई खुशी नहीं थी। जो लोग उनके चारों तरफ गिरे पड़े थे, वो उनके अपने साथ ही थे। पहली बार उनके हाथ अपने ही साथ पढ़ने वालों के खून से रंगे थे। ऐसे में मुस्कुराना तो दूर, चेहरा उठाना भी मुश्किल हो गया था। बचे हुए स्टूडेंट आंखों में आंसू लिए सुन्न हालत में वहां से चले गए। जैसे ही वो गए, प्रतियोगिता के जिम्मेदार लोगों ने तुरंत लोगों को बुलाकर स्टेज साफ करवाना शुरू कर दिया। साफ पानी बहा और धीरे धीरे खून के निशान मिटते गए, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। मरकाल जी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर लीं। उनका गला ऊपर नीचे हुआ, जैसे कुछ निगल रहे हों। क्या यही उनके पिता चाहते थे? इतने सारे मृत जीव किशोर या तो मर गए
या बुरी तरह घायल हो गए, सिर्फ इस निर्दयी चयन प्रतियोगिता की वजह से। आखिर इसका मतलब क्या था? लेकिन मरकाल ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे उनके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ बेरहमी से अनदेखा कर दिया जाएगा। पहला मुकाबला खत्म होते ही जिंदगी और मौत की असली तस्वीर हर मृत जीव के दिल में छप चुकी थी। अब कोई तालियां नहीं बजा रहा था, सब अपनी अपनी कुर्सियों पर चुप बैठे थे। चेहरों पर भारीपन साफ दिख रहा था। स्टेज साफ होने के बाद दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला था। दोनों तरफ से माइटी स्क्वाड और भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट अंदर आए। भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट स्टेज पर गंभीर खड़े थे। चेहरे पर ज्यादा खुशी तो नहीं थी, लेकिन मन में उतना डर भी नहीं दिख रहा था जैसा बाकी लोग सोच रहे थे। भूतिया कॉलेज की ट्रेनिंग हमेशा से सीधी और क्रूर रही थी। वहां किसी स्टूडेंट का मर जाना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी। यहां तक कि अफवाहें भी थीं कि वहां के बहुत सारे स्टूडेंट पास होने के बाद हिडन ड्रीम सिटी के अंधकार विभाग में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें मुश्किल और खतरनाक काम संभालने होते हैं। इसलिए उनका सिलेबस भी ज्यादा खून खराबे वाला था। बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले उन पर मानसिक दबाव काफी कम था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने खड़े माइटी स्क्वाड के लोगों को देखा, सबके मुंह बंद हो गए। अरे वाह, बड़ा साफ किया है, जरा भी निशान नहीं छोड़ा। शिलेर ने नीचे गीले संगमरमर को देखते हुए आराम से तारीफ कर डाली। खून की बदबू अभी भी है, झांकीर ने हल्का सा सूंघ कर कहा, जैसे उसे अभी भी कमी लग रही हो। हमारी ट्रेनिंग के टाइम से तो ये बहुत हल्की है, शिलेर ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं तो सोच रहा था यहाँ कुछ दिलचस्प मिल जाएगा। एक और लड़का इधर-उधर नजरें घुमाता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, जैसे कि मांस, हड्डियां। मुझे लगता है यहाँ ढूंढने से अच्छा है मैच खत्म होने के बाद थोड़ा और ध्यान से देख लेना। शिलेर मुस्कुराते हुए बोला, अगर मेरा हाथ जमीन पर गिरता दिखे तो मुझे नहीं लगता मैं हंस पाऊंगा। अगर पैर गिर जाए तो शायद रो दूं ऊपर से नीचे तक। पूरा माइटी स्क्वाड ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जरा भी टेंशन नहीं है। हंसना, मजाक करना, जैसे वो मौत की लड़ाई नहीं बल्कि कोई खेल खेलने आए हों। उनका ये आराम वाला अंदाज सामने खड़े स्पेक्टर कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो खून खौला देने वाला था। अरे थोड़ा तो सीरियस हो जाओ, जरा सी इज्जत, जरा सा तनाव दिखा लो। हम यहाँ जान की बाजी लगाने आए हैं, थोड़ा तो माहौल के हिसाब से चलो। अपने सामने वाले विरोधियों को ऐसे हंसी मजाक करते देख भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स को सच में बहुत दबाव महसूस होने लगा। और तभी माहौल में कुछ ऐसा बदलने लगा जिसने आने वाली लड़ाई को और भी खतरनाक बना दिया। चैप्टर 478। पिताजी, ये मृत ज्वाला अकेडमी के स्टूडेंट हैं। सिर्फ भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं, मैदान के किनारे बैठे दर्शक भी माइटी स्क्वाड के इस हंसमुख माहौल से हिल गए थे। माइटी स्क्वाड ने पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया था। कहा जा सकता था कि वो रॉयल अकेडमी की टीम के बराबर थे, जिसे सबसे ज्यादा ध्यान मिल रहा था। लेकिन पिछले मैच में उनका अंदाज बिल्कुल सीधा साधा था। लड़ाई शुरू होते ही गए, खत्म होते ही निकल लिए, कोई खास रिएक्शन नहीं। लेकिन अब जब जान पर बन आने वाली हालत सामने थी, उनका रवैया कुछ ज्यादा ही अजीब था। अगर ये कोई अनुभवी सैनिकों की टीम होती तो शायद दर्शकों को इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन माइटी स्क्वाड के ये सब स्टूडेंट अभी किशोर थे। खूनी लड़ाइयों का तो दूर, शायद इन्होंने कभी मुर्गी तक नहीं काटी होगी। फिर भी ये पूरी टीम बाकी सब टीमों से ज्यादा शांत थी। शांत कहना भी इनको इज्जत देना होगा।
ये लोग तो जैसे यहाँ घूमने आए थे। जो माहौल पहले दबाव और डर से भरा था, वो अब इस बेफिक्र माइटी स्क्वाड की वजह से हल्का पड़ गया था। शिलेर ने आराम से झांकीर के कंधे पर हाथ रखा, चेहरे पर मुस्कान, और सामने खड़े स्पेक्टर कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हुए बोला, ओए सामने वाले भाइयों, क्या बोलते हो? जान देकर लड़ना है या थोड़ा प्यार मोहब्बत से? अगर गिर गए तो फिर उठना मत। भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। झांकीर ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए कहा, शिलेर, ये मुकाबला है। हर मैच में पूरा जोर लगाना चाहिए। शिलेर ने कंधे उचकाए। अरे मैं तो बस बोल रहा हूँ। वैसे भी ये लोग दूसरा ऑप्शन चुनने वाले नहीं। भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर खून खौलने लगा। उन्हें साफ लग रहा था कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। शिलेर फिर हंसते हुए बोला, अरे टेंशन मत लो, थोड़ा रिलैक्स करो। ये बस मुकाबला है। ऐसा मत बनाओ जैसे युद्ध में जा रहे हो। पहले दोस्ती, फिर मुकाबला। अब तो भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ध्यान देना ही बंद कर दिया। रिलैक्स कैसे करें? नियम बदल चुके थे। मौत और घायल होना तय था। ये युद्ध नहीं तो और क्या था? जो खुद को मजबूत दिल वाला समझते थे, वही अब माइटी स्क्वाड के इस पत्थर जैसे मजबूत मानसिकता के सामने ढह गए। अब बोले भी तो क्या बोलें? मुख्य दर्शक मंच पर मरकाल, जो अब तक माइटी स्क्वाड के लिए चिंतित था, उनके इस बेफिक्र अंदाज को देखकर आखिरकार उसने राहत की सांस ली। ये किशोर उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत थे। हालांकि भरोसे लायक बिल्कुल नहीं लगते थे, पर कम से कम डर से काम तो नहीं रहे थे। मरकाल। अब तक चुप बैठे मृत जीवों के प्रमुख ने अचानक आवाज लगाई। मरकाल तुरंत आगे बढ़ा। ये किस एकेडमी के स्टूडेंट हैं? प्रमुख की आवाज बिल्कुल सपाट थी। मरकाल समझ गया, बात माइटी स्क्वाड की ही हो रही है। निया की वजह से वो पहले से इनके मुकाबलों पर नजर रख रहा था, इसलिए सब जानता था। पिताजी, ये मृत ज्वाला एकेडमी के स्टूडेंट हैं। वहीं जहाँ कालिक है। जी, इनका मेंटर कालिक है। नहीं, एक शुद्ध मृत जीव है, निजा। मरकाल ने सावधानी से निया का नाम लिया। निजा। प्रमुख की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। बाकी टीमों के मुकाबले माइटी स्क्वाड का ये हंसमुख माहौल बहुत अलग दिख रहा था। आने वाली जानलेवा लड़ाई के सामने भी इनके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। और यही बात प्रमुख के ध्यान में आ गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद, उन्हें शुरू करने दो। जी। और जैसे ही ये शब्द गूंजे, असली मुकाबले का पर्दा उठने वाला था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हंसती खेलती टीम के पीछे ऐसा क्या छुपा है, जो पूरे मैदान का रंग ही बदल देगा। चैप्टर 479 भूतिया एकेडमी का फॉर्मेशन। घंटी बजी, टन। और जैसे ही आवाज गूंजी, भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर जो घबराहट लेकर वो मैदान में आए थे, वो सब शिलेर की बकबक ने पूरी तरह धो डाली थी। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जीतें या हारें। उस कमीने को पहले पीट कर खत्म करना है। सच कहें तो नफरत खींचने का तरीका शिलेर का कमाल का था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, माइटी स्क्वाड का पूरा माहौल पल भर में बदल गया। जो अभी तक हंसी मजाक कर रहे थे, उनके चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई। अब वहां सिर्फ एक चीज थी, पूरी सावधानी और खतरनाक गंभीरता। उधर भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स भी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने एक एक करके तोड़ने का प्लान छोड़ दिया। सीधे गोल घेरा बना लिया। बाहर खड़े स्टूडेंट्स ने सबसे पहले मृत ऊर्जा के हमले छोड़ने शुरू किए, और पीछे वाले स्टूडेंट्स अपनी मृत ऊर्जा जमा करके लगातार हमला जोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसी फॉर्मेशन अकादमी में कम ही देखने को मिलती थी, लेकिन सेना में ये आम बात थी, ताकि अपने लोग सुरक्षित रहें।
और दुश्मन पर लगातार हमला होता रहे। जैसे ही ये फॉर्मेशन मैदान में दिखी, चारों तरफ से ओह वाह जैसी आवाजें उठने लगीं। ये फॉर्मेशन अपने लोगों को तो बढ़िया बचा सकती थी, लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त थी। बाहर और अंदर खड़े स्टूडेंट्स के बीच जबरदस्त तालमेल होना चाहिए। ये कोई 1-2 दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं थी। अगर जरा सा भी गैप आया तो बस दुश्मन उस छेद से घुसकर पूरी फॉर्मेशन फाड़ सकता था। स्पष्ट था, भूतिया कॉलेज इस फॉर्मेशन में माहिर था। उनका तालमेल भी काफी अच्छा था। माइटी स्क्वाड ने तुरंत पीछे हटकर दूरी बना ली। झांकीर ने आंखें हल्की सी सिकोड़कर सामने बने गोल घेरे को देखा। शिलेर उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, आंखों में पूरा आत्मविश्वास चमक रहा था। पहले तू जाएगा या मैं जाऊं? झांकीर ने बिना समय गवाए कहा। मैं। और जैसे ही उसने कहा, धड़ाम, उसकी लंबी काया बिजली की तरह आगे लपकी। जैसे ही उसने हमला शुरू किया, भूतिया कॉलेज की तरफ से मृत ऊर्जा के हमले बारिश की तरह बरसने लगे। हर दिशा से, लगातार, बिना रुके। लेकिन झांकीर की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। वो उन हमलों के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। हर हमला उसके पास से छूकर निकल जाता, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं लगती। दर्शक दंग रह गए। इतने घने हमलों के बीच कोई इंसान बिना चोट खाए कैसे घूम सकता है? लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी, झांकीर हमला ही नहीं कर रहा था। वो बस लगातार उस घेराबंदी के चारों तरफ दौड़ रहा था, हमलों से बचते हुए, उनके पास मंडराते हुए। स्टैंड में बैठी निजा ने हाथ बांधकर ये सब देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। झांकीर बहुत समझदार है। लगता है इन्हें दुश्मन की कमजोरी मिल गई। पास बैठा अघोरा सिर टेढ़ा करके बोला। कमजोरी? उसके चेहरे पर साफ लिखा था। कुछ समझ नहीं आया। असल में अघोरा की लड़ाई का तरीका सीधा था। सामने वाला दिखा निगल लो, नहीं निगल पाए कुचल दो। रणनीति वगैरह से उसका कोई लेना देना नहीं था। निया हल्के से मुस्कुराई और समझाने लगी। इनकी फॉर्मेशन दिखने में तो परफेक्ट है, लेकिन इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ये स्टूडेंट्स भले अच्छे से साथ काम कर रहे हैं, पर इनकी मृत ऊर्जा इतनी नहीं है कि ये लंबे समय तक ऐसे लगातार हमले करते रहें। उसने आंखें थोड़ी सिकोड़कर मैदान की तरफ देखा। अगर ये पूरी तरह ट्रेनिंग पाए हुए बड़े मृत जीव होते तो मामला थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। उसने धीमे से कहा, इनकी ऊर्जा सीमित है। और झांकीर अभी क्या कर रहा है? अघोरा चुपचाप सुनता रहा। निया के होंठों पर हल्की मुस्कान गहरी हो गई। वो इन्हें थका रहा है। जब इनकी मृत ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उसकी आंखों में चमक कौन थी? तब ये खुद ही घेराबंदी में फंसे हुए शिकार बन जाएंगे। मैदान में झांकीर अब भी हवा की तरह घूम रहा था, और स्पेक्टर कॉलेज की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी थीं। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ भी नहीं था, और अगला पल ही तय करेगा। चैप्टर 480। घंटी बजी और झांकीर लगातार बजते जाते भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स को मजबूर करता रहा कि वो अपनी अटैक की रफ्तार बनाए रखें। आधा घंटा बीत गया, और तभी झांकीर अचानक मैदान से पीछे हट गया। लगातार आधे घंटे तक हमला करते करते भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स की हालत खराब हो चुकी थी। सीने में जलन, सांस भारी, सच में खून उल्टी करने जैसा लग रहा था। जैसे ही झांकीर पीछे हटा, सबने एक लंबी राहत की सांस ली। उनका प्लान साफ था। बस अब माइटी स्क्वाड एक साथ झपटे, और वो उन्हें एक ही झटके में तोड़ देंगे। लेकिन झांकीर बिल्कुल बिना खरोंच के वापस टीम में आ गया।
शिलेर ने भौं उठाई, होठों पर हल्की टेढ़ी मुस्कान। क्या हुआ? अब और नहीं टिक पाया? उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मजाक उड़ा रहा है। झांकीर ने बस एक नजर डाली, कुछ बोला नहीं। शिलेर ने गर्दन घुमाई, कंधे ढीले किए, शरीर खींचा और आगे बढ़ गया। चलो, अब मेरी बारी। इतना कहकर वो सीधे भूतिया टीम की तरफ लपका। और फिर से वही अटैक की बारिश शुरू। भूतिया टीम के स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर चिल्ला उठे। ये लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? अगर लड़ना है तो सब एक साथ आओ ना। हर बार एक एक को भेजने का क्या मतलब था? उनका खून खौल रहा था। वो चाहते थे सीधी भिड़ंत, खुला मुकाबला। पर जैसे ही उन्होंने एक पल के लिए भी हमला रोका, शिलेर बिजली की तरह बारी घेरे पर टूट पड़ा। कुछ स्टूडेंट्स तो बस बाल बाल बचे। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दांत भींचकर मजबूरी में उन्हें फिर से हमला जारी रखना पड़ा। लेकिन जो आगे हुआ, उसने उन्हें पूरी तरह अंधेरे में धकेल दिया। आधा घंटा बाद शिलेर भी वापस लौट आया। भूतिया कॉलेज वाले अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि माइटी स्क्वाड का एक और मेंबर दौड़ता हुआ आ गया। और वही खेल, घूमना, बचना, छेड़ना। उसकी रफ्तार भी पहले दोनों से कम नहीं थी। तोपे चाहे जितनी तेज चले, अगर निशाना ही न लगे तो सब बेकार। और माइटी स्क्वाड ने उनके सामने सिर्फ एक चीज साबित कर दी, रफ्तार। पूरी टीम में एक भी ऐसा नहीं था जो स्पीड में पीछे हो। राउंड पर राउंड, धीरे धीरे भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स की मृत ऊर्जा खत्म होने लगी। उनके हमलों की ताकत और दायरा दोनों गिरते गए। और दूसरी तरफ माइटी स्क्वाड, बिल्कुल ताजा। हर बार सिर्फ एक बंदा जाता, सिर्फ स्पीड से खेलता, जरा सी भी मृत ऊर्जा खर्च नहीं करता, और वापस आते ही तुरंत रिकवर। सीधी बात, पूरी तरह बेशर्म चाल। लेकिन अब भूतिया कॉलेज के पास कुछ बदलने का वक्त नहीं था। उनकी फॉर्मेशन अब उनकी ही कैद बन चुकी थी। हालत ऐसी हो गई जैसे बिल्लियों का झुंड चूहों के हाथों खेल रहा हो। अंदर ही अंदर सब टूट रहे थे। 3 घंटे तक ऐसे ही खेल चलता रहा। अब उनकी फॉर्मेशन संभालना भी मुश्किल हो गया था। कई स्टूडेंट्स तालमेल नहीं बना पा रहे थे। हमलों में गैप आने लगे। और बस यही वो पल था। माइटी स्क्वाड के सभी सदस्य एक साथ पीछे हट गए। शिलेर की आंखें सिकुड़ी। चेहरा अब मजाक वाला नहीं था। झांकीर, वक्त आ गया। झांकीर ने हल्का सा सिर हिलाया और अचानक अपना हाथ उठा दिया। वजन उतार दो। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। कोई समझ ही नहीं पाया इसका मतलब क्या है। लेकिन अगले ही पल पूरा मैदान हिल गया। माइटी स्क्वाड के पूरे 100 सदस्य एक साथ अपने हाथ पैरों से बंधे भारी लोहे की रेत से भरे थैले उतारने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। भारी बोरे जमीन पर गिरते गए और जमीन तक कांप उठी। और उसी पल हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल गूंजा। अगर ये लोग अब तक वजन बांधकर लड़ रहे थे, तो असली ताकत अभी बाकी है। चैप्टर 481। ये कैसी दोस्ती है बे? ये क्या है? मैदान में बैठे दर्शक माइटी स्क्वाड की हरकतें देखकर हैरान रह गए। जो लोग सबसे पास बैठे थे, वो अचानक खड़े हो गए और किनारे पड़े उनके फेंके हुए रेत के बोरे उठा लिए। जैसे ही उन्होंने उन्हें हाथ में लिया, उनके चेहरे सख्त पड़ गए। हर एक बोरा कम से कम 20 किलो का था।
और हर एक सदस्य के शरीर पर ऐसे कम से कम 4 बोरे बंधे हुए थे। मतलब, जब से मुकाबला शुरू हुआ था, माइटी स्क्वाड का हर सदस्य कम से कम 100 किलो वजन लेकर लड़ रहा था। एक पल में पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। अभी कुछ देर पहले ही भूतिया एकेडमी की फॉर्मेशन के बीच, जिनकी स्पीड ने बड़े बड़े मृत जीवों को पीछे छोड़ दिया था, वो सब ये भारी वजन उठाकर कर रहे थे। अब अगर ये सारा वजन उतर गया तो उनकी असली रफ्तार कैसी होगी? शिलेर ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ चारों तरफ देखा। सोचा नहीं था इतनी जल्दी अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। शुरू से ही उन्होंने तय किया था, जब तक सामने कोई खतरनाक दुश्मन ना हो, वो अपने वजन नहीं उतारेंगे। असल में वो फाइनल में अपनी असली ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन नियम बदलने के कारण उन्हें मजबूरन पहले ही सब खोलना पड़ा। झांकीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी। अगर खुल भी गए तो क्या? प्रमुख हमें कभी नुकसान में नहीं देखना चाहेंगी। निया के साथ इतने समय बिताने के बाद उसे अच्छी तरह पता था, उनकी ये रहस्यमय टीचर भले ही ऊपर से बेपरवाह दिखती हो, लेकिन वो टीम के हर एक सदस्य की बहुत फिक्र करती है। अगर इस लड़ाई में कोई भी मर गया तो निया को बहुत दुख होगा, और वो कभी ये नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए और निया को निराश ना करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। माइटी स्क्वाड का जोश अब चरम पर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ, जब भूतिया एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देखा कि सामने वाले एक एक करके अपने वजन उतार रहे हैं, तो उनके दिल सीधे जमीन पर गिर गए। उनकी मृत ऊर्जा तो पहले ही खत्म होने के कगार पर थी, और सामने वाले अब तक अपनी ताकत बचाकर बैठे थे। अब वो खुद थक चुके थे, और सामने वाला अब अपनी असली ताकत दिखाने जा रहा था। ये लड़ाई अब कैसे जीतेंगे वो? कई स्टूडेंट्स के तो रोने जैसे हाल हो गए। चलो, झांकीर ने हाथ उठाकर इशारा किया, और अगले ही पल माइटी स्क्वाड के सारे सदस्य एक साथ टूट पड़े। वजन उतरते ही उनकी स्पीड और बढ़ गई, इतनी तेज कि भूतिया एकेडमी के स्टूडेंट्स को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। उनकी शान, वो गोलाकार फॉर्मेशन, 1 मिनट के अंदर ही चकनाचूर हो गई। अब दोनों टीमों के बीच सीधी भिड़ंत शुरू हो गई। करीबी लड़ाई में भूतिया एकेडमी के स्टूडेंट्स की हालत खराब हो गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हंसी मजाक करने वाली टीम लड़ाई में इतनी खतरनाक होगी। हर वार सीधा जानलेवा जगह पर एक बार लग गया तो अंदर तक दर्द पहुंच जाए, उठना नामुमकिन। भूतिया एकेडमी के स्टूडेंट्स तो मन ही मन चिल्ला उठे, अरे भाई, कहा था ना, दोस्ती पहले मुकाबला बाद में। ये कैसी दोस्ती है बे? इतनी बेरहमी क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उधर शिलेर ने एक हाथ से सामने वाले का हाथ तोड़ दिया और अगले ही पल उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। उसकी चालढाल में अब जरा भी वो पुरानी मस्ती नहीं थी। वो पूरी तरह बदल चुका था, एक खतरनाक शिकारी में। और तभी मैदान में खून, चीखें और टूटती हिम्मत के बीच एक और ऐसा मोड़ आने वाला था जो इस लड़ाई का पूरा नतीजा ही बदल देने वाला था। चैप्टर 482 जीत। जैसे ही उसने हाथ उठाया और पैर मारा, सीधे हड्डियां टूट जाती, मांस फट जाता।
यहाँ दया दिखाना तो जैसे मजाक ही था। माइटी स्क्वाड की असली दरिंदगी अब खुलकर सामने आ रही थी, और उनकी लड़ाई से पहले वाली ढीली ढाली हरकतों से तो इसका कोई मेल ही नहीं था। एकदम बेशर्म, लापरवाह टाइप के लोग, और अब सीधा जान लेने वाली मशीन बन गए थे। मैदान में भूतिया कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मन ही मन माइटी स्क्वाड को कोस रहे थे। पहले तो ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे कुछ आता ही नहीं, और लड़ाई शुरू होते ही जान ले लेने पर उतर आए। आखिर हमारा तुमसे ऐसा कौन सा दुश्मनी है बे? उनके दिल अंदर से रो रहे थे, और चारों तरफ बैठे दर्शक पूरी तरह दंग रह गए थे। जो बाकी 4 टीमें अभी तक नहीं लड़ी थीं, वो सब स्टेज पर खड़े माइटी स्क्वाड के सदस्यों को ऐसे देख रहे थे जैसे सामने असुरा खड़े हों, और उनके शरीर तक कांप रहे थे। ये क्या हो गया? मृत ज्वाला एकेडमी की टीम कहीं बदली तो नहीं गई? कुछ लड़के एक साथ खड़े कांपते हुए बोले। उन्होंने पहले भी माइटी स्क्वाड के मैच देखे थे, लेकिन तब वो बस ठीक ठाक लगे थे, इतना डरावना कुछ नहीं था। आज तो बिल्कुल रहम नहीं दिखा रहे थे। हर वार के साथ पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। डरावना, बहुत डरावना। मैं तो इन मुस्कुराते शेरों से लड़ना ही नहीं चाहता। साला, ये तो पक्का टॉप 4 में जाएंगे। जीतने का तो अब मन ही नहीं बचा। माइटी स्क्वाड का ये रौब सिर्फ स्टेज पर खड़े दुश्मनों पर ही नहीं, नीचे खड़ी बाकी टीमों पर भी भारी पड़ रहा था। दर्शक दीर्घा में बैठे अघोरा ने आंखें झपकाईं और उनकी लड़ाई ध्यान से देखता रहा। दासिम, उसने अचानक कहा। निया हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुमने पहचान लिया? प्रमुख, क्या इन्हें भी भेड़िया टोली की तरह ट्रेनिंग दी गई है? अघोरा ने ध्यान से देखते हुए पूछा। जितना वो देख रहा था, माइटी स्क्वाड का लड़ने का तरीका बिल्कुल भेड़िया टोली जैसा लग रहा था। थोड़ा बहुत, निया ने सिर हिलाया। योद्धा लोग इंसानों में एक अलग ही किस्म होते हैं। हर दिन मौत के किनारे जीते हैं, लेकिन जैसे ही लड़ाई से पहले थोड़ा वक्त मिलता है, वो उसे खुलकर जीते हैं। निया ने भी यही सोच माइटी स्क्वाड में डाल दी थी। मैदान में वो भेड़िए और शेर थे, और मैदान के बाहर एकदम फुर्सतिया। जितना वो बाहर से लापरवाह दिखते, उतना ही सामने वाला उन्हें हल्के में लेता। निया का भेड़िया टोली से काफी वास्ता पड़ा था। उनका लड़ने का तरीका उसे बहुत पसंद था। बस थोड़ा सा सुधार करके उसने वही तरीका माइटी स्क्वाड को सिखा दिया, और अब देखकर तो साफ था, इसका असर जबरदस्त पड़ा था। माइटी स्क्वाड और भूतिया कॉलेज की लड़ाई ज्यादा देर तक चली ही नहीं। दोनों के बीच ताकत का फर्क इतना ज्यादा था कि नतीजा पहले से तय था। आधे घंटे के अंदर भूतिया कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स जमीन पर पड़े थे, और माइटी स्क्वाड के पूरे 100 सदस्य, एक भी कम नहीं, सब सीधे खड़े थे। हाँ, उनमें से करीब दर्जन भर बुरी तरह घायल थे, लेकिन वो भी अपने साथियों का सहारा लेकर खड़े ही थे। जैसे ही जीत मिली, माइटी स्क्वाड के सारे सदस्य फिर से अपनी वही ढीली ढाली, मस्ती वाली हालत में लौट आए। 3-3, 5-5 के ग्रुप बनाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे आराम से चलते हुए वापस जाने लगे। जाने से पहले तो उन्होंने अपने फेंके हुए रेत के बोरे भी उठा लिए। इतना आराम, इतनी बेफिक्री, जैसे अभी अभी कोई जानलेवा लड़ाई नहीं
बल्कि बस कोई छोटा सा खेल खेलकर लौट रहे हों। लेकिन असली सवाल अब ये था, जब ये टीम पूरी ताकत के साथ अगली लड़ाई में उतरेगी तो उनके सामने कौन टिक पाएगा? चैप्टर 483। फाइनल में हमारी भिड़ंत इन्हीं से होगी। पहली भयानक लड़ाई के बाद माइटी स्क्वाड की जीत कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी। जब लोगों को याद आया कि पहले मैच में कुछ नौजवान कैसे फूट फूट कर रो रहे थे, कैसे उनके मन पर गहरा डर बैठ गया था, और फिर जब उन्होंने इन बदमाशों जैसी हरकत करने वाले माइटी स्क्वाड को देखा, तो दर्शक समझ ही नहीं पा रहे थे कि अगला मैच कैसे फेस करें। भूतिया कॉलेज का टीचर अपने स्टूडेंट्स के शरीर उठाने के लिए भागता हुआ आया, लेकिन उसने हैरानी से पाया कि हालांकि उसके सारे स्टूडेंट्स जमीन पर पड़े थे, लेकिन कोई भी मरा नहीं था। सबसे बुरी हालत उस लड़के की थी जिसका हाथ शिलेर ने मरोड़कर तोड़ दिया था। लेकिन पहले राउंड में जो स्टूडेंट्स मारे गए थे, उनके मुकाबले ये तो बहुत बड़ी किस्मत थी। ऐसा नतीजा देखकर भूतिया कॉलेज का टीचर अपने गुस्से को रोक नहीं पाया, लेकिन वो गुस्सा धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल गया। कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स लड़ाई में मर जाएं। 0 मौत, यही सबसे अच्छा नतीजा था। माइटी स्क्वाड वापस हट गई और बाकी 2 मैचों के रिजल्ट का इंतजार करने लगी। जब वो आराम वाले एरिया में लौटे तो बाकी 4 टीमें उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे किसी खतरनाक जानवरों के झुंड को देख रही हों। मारना डरावना नहीं था, डरावना था इतनी आसानी से मार देना। उन हरामियों को हंसते बिल्कुल शांत देखकर बाकी स्टूडेंट्स के दिल में अजीब सा खटक पैदा हो गया, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने दिल में ही रख सके। फरजंद, ये लोग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। रॉयल अकादमी का एक स्टूडेंट उसके पास आकर बोला, पहले के मैचों में वो हमेशा अपने दुश्मनों को रौंद देते थे, इसलिए उन्होंने कभी दूसरी टीमों के मैच देखने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये पहली बार था जब उन्होंने माइटी स्क्वाड की असली लड़ाई देखी। सिर्फ कुछ महीनों में माइटी स्क्वाड जैसे दोबारा जम लेकर आए हो, पूरी तरह बदल चुकी थी। फरजंद ने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी नजर सीधी जाकर झांकीर पर टिक गई। दोनों टीमों के लीडर होने के नाते उनकी आपस में तुलना होना तो तय था। पहले अगर वो झांकीर से लड़ता तो उसे पूरा भरोसा था कि वो उसे एक झटके में गिरा देगा, लेकिन अब उसमें वैसा भरोसा नहीं रहा। फरजंद, रॉयल अकादमी टीम का लीडर, बाकी स्टूडेंट्स के बीच बहुत ऊंचे दर्जे पर था। जब भी कोई उसके सामने आता, थोड़ा संभल कर ही बात करता, लेकिन झांकीर बिल्कुल अलग था। वो अपने साथियों के साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से घुल मिल जाता था। ना कोई घमंड, ना कोई दूरी। बस एक वक्त ऐसा आता था जब वो अपना हाथ उठाकर आदेश देता था। उस पल झांकीर की मासूमियत गायब हो जाती और उसकी जगह ले लेती एक दबदबे वाली ताकतवर मौजूदगी। ये लोग सच में मजबूत हैं। अगर कुछ अजीब नहीं हुआ तो फाइनल में हमारी भिड़ंत इन्हीं से होगी। फरजंद ने अपनी नजर हटा ली। वो माइटी स्क्वाड की ताकत को मान चुका था और कहीं ना कहीं अगली भिड़ंत का इंतजार भी कर रहा था। गुरु निशिकांत ने कहा था कि सही मौके पर इन्हें सबक सिखाना है, तो क्या हम इन्हें मार देंगे? एक नौजवान थोड़ा हिचकते हुए बोला, अगर पुराने नियम होते तो वो बस माइटी स्क्वाड को अधमरा करते, लेकिन अब के नियमों के हिसाब से गुरु निशिकांत शायद चाहते थे कि वो मैच में ही उन्हें खत्म कर दे। यहां तक कि घमंडी रॉयल अकादमी के स्टूडेंट्स को भी ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फरजंद ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। जैसा वक्त आएगा वैसा करेंगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। वो सिर्फ झांकीर को सबक सिखाना चाहता था, उसे मारना नहीं। लेकिन किस्मत ने पहले ही इस टकराव के लिए कुछ और ही तय कर रखा था और अगली भिड़ंत में
कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये सोचकर ही कई लोगों की रूह कांप उठी। चैप्टर 484। प्रमुख। प्रमुख, बाहर आइए। गुरु कालिक जी आए हैं। अगले 2 मुकाबलों ने एक बार फिर सबके सामने वही शुरुआती खून खराबे वाला दृश्य ला खड़ा किया। नतीजा ये हुआ कि आधे से ज्यादा टीमें बुरी तरह तबाह हो गई। माइटी स्क्वाड के अलावा सिर्फ रॉयल एकेडमी की टीम ही थी जिसे इस लड़ाई में ज्यादा भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स ने मुकाबले में जबरदस्त ताकत दिखाई और बहुत कम कीमत चुकाकर जीत हासिल कर ली। चारों राउंड खत्म होते होते आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। जीतने वाली 4 टीमों में से 2 की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके पास 100 लोगों की टीम भी पूरी नहीं बची थी। अगर वो इसी हालत में टॉप 4 के मुकाबले में उतरते तो उनका पूरा सफाया होना तय था, चाहे मन हो या न हो। बाकी दोनों टीमों ने आज के मुकाबले खत्म होते ही सीधे हार मानने की अर्जी दे दी। अब इस चयन प्रतियोगिता में सिर्फ 2 टीमें बची थी और इस तरह फाइनल मुकाबला समय से पहले ही आ गया। निया अघोरा के साथ सराय वापस लौटी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, जटायु फट से उड़कर उसकी बाहों में आ गिरा। मालकिन, क्या हुआ? निया ने कमरे में बैठे जालिम की तरफ देखा, फिर नीचे जटायु की ओर। मैं मृत जीव स्वामी से मिली। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखों में वो ठंडक अभी भी साफ झलक रही थी। मृत जीव स्वामी की मौजूदगी ने उस पर गहरा असर छोड़ा था। वो हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड, जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो। निया कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। बाहर से हल्की हंसी मिली आवाज आई। प्रमुख, प्रमुख, बाहर आइए। गुरु कालिक जी आए हैं। निया एक पल को ठिठकी, फिर धीरे से जटायु और बाकी सबको बोली, आज जो हुआ अघोरा तुम्हें सब बता देगा। मैं जाकर देखती हूं क्या बात है। इतना कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। जैसे ही निया बाहर निकली, जटायु के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने सामने खड़े बड़े रूप वाले अघोरा को घूरा और अचानक उछलकर उसके घुटने पर लात दे मारी। क्या हुआ? अगर तू लंबा है, वापस आ गया है, तो अब भी ये ड्रामा क्यों कर रहा है? जटायु का चेहरा चिढ़ से भरा हुआ था। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इंसानी रूप में भी अघोरा उससे लंबा दिख रहा था। अघोरा का चेहरा तुरंत उतर गया और वो चुपचाप फिर से बच्चे के रूप में बदल गया। अब बता सब कुछ, जटायु ने घूरते हुए कहा। अघोरा की तो हालत रोने वाली हो गई। उधर निया कमरे से बाहर आई तो दरवाजे पर माइटी स्क्वाड के कई लड़के खड़े थे। प्रमुख, चलिए, गुरु कालिक जी नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। शिलेर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। निया ने सिर हिलाया। गुरु कालिक जी पहले भी आ चुके थे, ज्यादातर बधाई देने। आज भी शायद वही बात होगी, उसने यही सोचा। निया आगे बढ़ गई और नीचे उतरने लगी। झांकीर भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि शिलेर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। क्या हुआ? झांकीर ने हैरानी से पूछा। शिलेर ने आंख दबाई और धीरे से बोला, तुझे सच में लगता है प्रमुख आज मुकाबला देखने गई थी? प्रमुख ने कहा है तो गई ही होंगी। झांकीर ने बिना जरा भी सोचे जवाब दिया। उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। शिलेर ने होंठ टेढ़े किए, ठुड्डी सहलाई। अरे, लेकिन मैं पूरा मैदान छान आया, कहीं नजर नहीं आई। और सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी लड़कों ने भी ढूंढा, किसी को नहीं मिली। प्रमुख हमसे झूठ नहीं बोलेंगी, झांकीर ने दृढ़ता से कहा। शिलेर ने आंखें घुमाई। अबे गधे, मैं प्रमुख के बारे में गलत थोड़ी बोल रहा हूं। तू इतना भड़क क्यों रहा है? लेकिन इसी बीच नीचे क्या चल रहा था और गुरु कालिक जी आखिर किस मकसद से आए थे, ये जानना अभी बाकी था और शायद अगला पल ही सब कुछ बदल देने वाला था।
आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 485। ये हमारे प्रभु का आदेश है। निया सराय के पहली मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा गुरु कालिक जी वहीं बैठे हुए थे। उसे देखते ही वो खड़े हो गए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बधाई हो, तुम्हारे स्टूडेंट्स फिर से जीत गए। निया भी मुस्कुराई और सामने बैठते हुए बोली, धन्यवाद। गुरु कालिक जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। असल में मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। निया ने हल्का सा सिर झुकाया। क्या बात है? गुरु कालिक जी ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि तुम उनके मुकाबले देखने मैदान में नहीं गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रतियोगिता के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। अब ये एक असली युद्ध भूमि बन चुका है। ये तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि माइटी स्क्वाड के सदस्य सही सलामत वापस आ गए। गुरु कालिक जी को निया की आदत अच्छी तरह पता थी। वो अक्सर चीजें दूसरों पर छोड़ देती थी। चयन प्रतियोगिता के मुख्य प्रभारी होने के नाते वो हर मुकाबले में मौजूद रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी निया को मैदान में नहीं देखा था। इस बार भी उन्होंने यही समझा कि वो नहीं गई होगी, इसलिए उसे नियमों में हुए बदलाव के बारे में पता नहीं होगा। निया ने बिना पलक झपकाए हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा है क्या? असल में उसे सब पता था। वो आज के सारे मुकाबले शुरू से अंत तक देख चुकी थी और उसे अपने उन शरारती लड़कों की असली ताकत सबसे अच्छे से मालूम थी। गुरु कालिक जी आगे बोले, टॉप 8 टीमों में तुम्हारी टीम और रॉयल एकेडमी को छोड़कर बाकी 6 टीमों को भारी नुकसान हुआ है। जो 2 टीमें जीती थीं, उन्होंने भी आज के बाद सीधे प्रतियोगिता से हटने का फैसला कर लिया। अब चयन सीधे टॉप 4 से फाइनल में पहुंच गया है। 5 दिन बाद फाइनल होगा। निया का शांत चेहरा देखकर गुरु कालिक जी को और यकीन हो गया कि वो आज मैदान में नहीं गई थी, क्योंकि जिसने भी आज के मुकाबले देखे थे वो शांत रह ही नहीं सकता था। मंच पर लड़ते उन नौजवानों को देखना, उनके शरीर में साफ झलकता दर्द, संघर्ष, वो दृश्य किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। निया ने हल्का सा सिर झुकाकर पूछा, अचानक नियम क्यों बदल दिए गए? ये सवाल उसके मन में पहले से था। अगर शुरू से ही ऐसा होता तो उसे हैरानी नहीं होती, लेकिन मुकाबले के बीच में ही नियम बदलना, ये बात उसे खटक रही थी। वो हमेशा मानती थी कि इस बार चयन प्रतियोगिता का मकसद था आने वाले युद्ध के लिए एक नई मजबूत सेना तैयार करना, लेकिन इस बदलाव ने उस सोच को पूरी तरह उलट दिया। कोई भी अपने भविष्य के सैनिकों को ऐसी प्रतियोगिता में मरने नहीं देगा। टॉप 8 में आने वाले हर स्टूडेंट अपने अपने अकादमी के सबसे बेहतरीन थे। यहाँ तक कि जो भूतिया कॉलेज के स्टूडेंट्स माइटी स्क्वाड से हार गए, वो भी कमजोर नहीं थे। थोड़ी ट्रेनिंग मिलती तो वो एक बेहद घातक टीम बन सकते थे। गुरु कालिक जी ने भारी आवाज में कहा, ये हमारे प्रभु का आदेश है। निया की भौं हल्की सी उठी। गुरु कालिक जी ने आगे कहा, आज हमारे प्रभु भी मुकाबला देखने आए थे, लेकिन मुकाबला शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद उन्होंने नियम बदलने का ऐलान कर दिया। निया के मन में और सवाल उठ खड़े हुए। तो ये सब मृतजीव स्वामी की मर्जी थी? उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। क्या कोई शासक इतना आत्मविनाशकारी हो सकता है? भूतिया कॉलेज को छोड़कर बाकी हारने वाली अकादमियों में भारी मौतें हुई थीं। यहाँ तक कि जो 2 टीमें जीती थीं, उनके भी कई सदस्य मारे गए थे। ऐसा नियम जो अपनी ही ताकत को खत्म कर दे। निया को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो कौन सा राज था जिसके लिए मृतजीव स्वामी अपनी ही सबसे कीमती ताकत कुर्बान करने को तैयार था? और क्या ये सब सिर्फ शुरुआत थी, या इसके पीछे कोई और भी गहरी साजिश छिपी थी? चैप्टर 486। मैं उन्हें सावधान रहने को कह दूंगी। कोई भी समझदार शासक युद्ध में उतरने से पहले अपनी ताकत का इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं करेगा।
गुरु कालिक जी ने सिर हल्का सा हिलाया, आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता हमारे प्रभु ने ऐसा इंतजाम क्यों किया, लेकिन आज के मुकाबलों को देखकर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगला मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अभी 5 दिन बाकी हैं। निजा, तुम्हें माइटी स्क्वाड के सदस्यों की जान बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। वो थोड़ा झुके, जैसे हर शब्द का वजन बढ़ गया हो। मैंने रॉयल एकेडमी के मुकाबले भी देखे हैं। उनके युद्ध में उनके विरोधियों की मौत की संख्या बहुत ज्यादा थी। 100 लोगों में से 20 से ज्यादा वहीं मारे गए और करीब 10 बाद में इलाज न मिलने से मर गए। अगला मुकाबला माइटी स्क्वाड का उन्हीं से है। निया चुपचाप सुनती रही, उसकी आंखों में हल्की चमक थी। गुरु कालिक जी आगे बोले, नाम के लिए उनका मेंटर लुकराल है, लेकिन असली मेंटर गुरु निशिकांत है। ये कहते हुए उनके माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। गुरु निशिकांत पहले हमारे प्रभु की मदद कर चुके हैं। वो हमारे प्रभु के स्वभाव को सबसे अच्छे से जानते हैं। ये जो प्रतियोगिता है, ये हमारे प्रभु की इच्छा से हो रही है, इसलिए निशिकांत जरूर अपने स्टूडेंट्स को निर्दयी बनने को कहेगा। उन्होंने निया की तरफ गहरी नजर से देखा। तुम झांकीर और बाकी सबको सावधान रहने को कहना। रॉयल एकेडमी आज के मुकाबलों में सबसे ज्यादा बेरहम साबित हुई थी। करीब 50 जानें उनके हाथों गई थीं। गुरु कालिक जी ने एक बात अपने मन में ही दबा ली कि गुरु निशिकांत जनरल सालार के गुरु भी हैं। जनरल सालार और गुरु कालिक जी दोनों मृतजीव सेना के प्रमुख थे। एक समुद्री इलाकों का, दूसरा शहर की सेना का। दोनों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं थी। 1000 साल पहले जब जनरल सालार को ड्रैगन महाद्वीप भेज दिया गया था, तब जाकर ये अंदरूनी लड़ाई रुकी थी। लेकिन अब ड्रैगन महाद्वीप की घटना के बाद जनरल सालार और उसके लोग वापस मृतलोक में लौट आए थे, और इसका मतलब साफ था, पुरानी दुश्मनी फिर से भड़कने वाली थी। माइटी स्क्वाड गुरु कालिक जी की मृत ज्वाला अकेडमी से आई थी, और गुरु निशिकांत जनरल सालार के पक्ष में था। ऐसे में ये तो तय था, आने वाले मुकाबले में रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स माइटी स्क्वाड पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और थी, गुरु कालिक जी ने निया को सिर्फ अकेडमी में आने की सिफारिश की थी। बाकी पूरी ट्रेनिंग, पूरी टीम, सब कुछ निया ने खुद बनाया था। ये बात निया भी जानती थी, और गुरु कालिक जी भी। लेकिन गुरु निशिकांत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निया ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं उन्हें सावधान रहने को कह दूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके होठों पर हल्की हंसी तैर गई। गुरु कालिक जी की ये चिंता थोड़ी बेकार थी। माइटी स्क्वाड और शौर्य एकेडमी के बीच टकराव तो बहुत पहले मृत्युवन में ही शुरू हो चुका था। और जहां तक लुकराल की बात है, निया कैसे भूल सकती थी, कैसे उसी ने उसे हराकर मृत ज्वाला अकेडमी से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। तभी गुरु कालिक जी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, ओह हाँ, भूतिया कॉलेज के मेंटर ने मुझे कहा है कि मैं झांकीर और बाकी लोगों को उनकी तरफ से धन्यवाद कह दूं। निया की भौं हल्की उठी। धन्यवाद? किस लिए? उसे तो साफ याद था, उसके उन शैतान बच्चों ने मुकाबले में कितना गुस्सा भड़काया था। फिर भी दुश्मन धन्यवाद दे रहा है? गुरु कालिक जी मुस्कुराए। हालांकि भूतिया कॉलेज हार गया, लेकिन वो एकमात्र टीम थी जिसके किसी भी सदस्य की मौत नहीं हुई। उन्होंने धीरे से जोड़ा। उनके मेंटर्स समझ गए थे कि झांकीर और बाकी लोगों ने जानबूझकर हाथ हल्का रखा था। उनके हमले तेज और सटीक थे, लेकिन उन्होंने रोककर मारा ताकि कोई मरे नहीं। मुकाबला खत्म होते ही भूतिया कॉलेज के मेंटर्स सीधे गुरु कालिक जी के पास आए थे, और उन्होंने निया को धन्यवाद कहने को कहा था। निया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में हल्की नरमी झलकी। उसके शरारती लड़के सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, दिल से भी अभी इंसान थे। लेकिन क्या आने वाला फाइनल उनके इस इंसानियत के हिस्से को हमेशा के लिए छीन लेने वाला था?
आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 487 वरदान या आने वाली मुसीबत की आहट। निया ने हल्के से अपनी नाक को छुआ। उसे सच में ये बात ध्यान ही नहीं आई थी। एक दोस्ताना मुकाबले में एक दूसरे को मारने की कोई जरूरत नहीं होती, उसने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों में साफ दृढ़ता थी। उसे अपने उन शरारती बच्चों पर भरोसा था कि वो ऐसे दबाव को संभाल सकते हैं, लेकिन अपने ही जैसे लोगों को मारना। अगर कोई गहरी दुश्मनी न हो तो ये करने की जरूरत ही क्या है। गुरु कालिक जी हल्का सा मुस्कुराए। उन्हें माइटी स्क्वाड का मुकाबला संभालने का तरीका बहुत पसंद आया था। हालांकि मृत जीव स्वामी ने ये शर्त रखी थी कि जीत तय करने के लिए एक पक्ष का गिरना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हारने वाले को मारना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर इस बार माइटी स्क्वाड का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। गुरु कालिक जी ने आंख दबाते हुए कहा, सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारे प्रभु ने भी उन्हें नोटिस किया है। निया एक पल के लिए सच में चौंक गई। मृत जीव स्वामी, उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कड़की। ये क्या हो रहा है? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो घमंडी और ठंडे स्वभाव वाला मृत जीव स्वामी सच में इस प्रतियोगिता की परवाह करेगा। वो तो आया, और आते ही पूरा माहौल खूनखराबे में बदल गया। ऐसा निर्दयी और बेरहम शासक उसके उन शरारती बच्चों के प्रदर्शन पर ध्यान दे रहा है। निया समझ ही नहीं पाई, हंसे या सिर पकड़े। ऐसे खूंखार शासक की नजर में आना माइटी स्क्वाड के लिए वरदान था, या आने वाली मुसीबत की आहट। घबराओ मत, ये अच्छी बात है, गुरु कालिक जी ने समझाते हुए कहा। मुकाबला खत्म होने के बाद हमारे प्रभु ने खुद माइटी स्क्वाड के बारे में पूछा। ये पहली बार है जब उन्होंने किसी टीम के बारे में खुद जानकारी ली है। उन्होंने सोचा निया घबरा गई है, यहां तक कि प्रभु कहकर सम्मान देना भी भूल गई। लेकिन निया के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस अंदर ही अंदर वो उस पागल आदमी को प्रभु कहने का मन ही नहीं बना पा रही थी। हमारे प्रभु ने माइटी स्क्वाड के मेंटर के बारे में भी पूछा, और मैंने तुम्हारी खूब तारीफ की। गुरु कालिक जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने शुरू से ही निया को मृत जीव स्वामी के सामने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। अब वो बस इस इंतजार में थे कि माइटी स्क्वाड फाइनल जीत जाए। माइटी स्क्वाड का लड़ने का तरीका मृत जीवों की सोच को ही बदल रहा था। पहले मुकाबले से लेकर अब तक उन्होंने एक बार भी मृत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था। वो पूरी तरह सिर्फ अपनी शारीरिक साधना पर लड़ रहे थे, और यही बात उनके विरोधियों को रुलाने के लिए काफी थी, क्योंकि मृत ऊर्जा के हमलों के मुकाबले शारीरिक कौशल सीखना कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अगर कोई इसे सीख ले तो उसका असर कई गुना ज्यादा होता था। मृत ऊर्जा खत्म हो सकती थी, और एक बार खत्म हो जाए तो उसे वापस आने में लंबा समय लगता था। इसी वजह से मृत जीव कभी लंबी लड़ाई के लिए सही नहीं माने जाते थे। लेकिन अगर वही लड़ाई शारीरिक साधना से लड़ी जाए तो उनकी ये कमजोरी पूरी तरह खत्म हो जाती थी। इस प्रतियोगिता में माइटी स्क्वाड ने पूरे मृत जीव समुदाय के सामने ये साबित कर दिया था कि मृत जीव भी ऊंचे स्तर की शारीरिक साधना कर सकते हैं, और उनकी ताकत मृत ऊर्जा इस्तेमाल करने वालों से बिल्कुल कम नहीं है।
यही वजह थी कि मृत जीव स्वामी को भी उनके लड़ने के तरीके में दिलचस्पी हुई। उन्होंने गुरु कालिक जी से कुछ सवाल पूछे और बस उसी से गुरु कालिक जी के अंदर 100 गुना जोश भर गया। उन्हें पूरा यकीन था, अगर माइटी स्क्वाड फाइनल जीत गया तो पूरी टीम और निया मृत जीवों के आदि पूर्वज के दिमाग में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ देंगे। लेकिन इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी निया का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। या शायद वो पहले ही समझ चुकी थी कि इस नजर के पीछे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक छिपा हुआ है। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 488 फाइनल से पहले आखिरी जोर तो लगवाओ। अभी की हालत देखी जाए तो निया की योजना सही दिशा में ही आगे बढ़ रही थी। वो एक कदम और करीब पहुंच चुकी थी मृत जीव स्वामी को मनाने के अपने लक्ष्य के। लेकिन जैसे ही उसे उस ठंडे, भावहीन और डरावने मृत जीव स्वामी का ख्याल आता, निया को साफ महसूस होता उसकी मनाने वाली योजना दिन ब दिन और मुश्किल होती जा रही है। स्टूडेंट और मरकाल को बहकाना तो आसान था, लेकिन मृत जीव स्वामी, निया को इसमें जरा भी शक नहीं था। अगर मरकाल बेवकूफी में अपने पिता के पास जाकर बोल दे, पिताजी चलिए दानव जाति से नाता तोड़ देते हैं, इंसानों और बाकी जातियों से हाथ मिला लेते हैं, ठीक है, तो अगली ही पल वो बिना किसी भाव के अपने पिता के हाथों खत्म कर दिया जाएगा। उन बाप बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पूरा दिन देखने के बाद निया को उनमें जरा भी पारिवारिक लगाव महसूस नहीं हुआ। मृत जीव स्वामी का अपने बेटे के प्रति रवैया किसी पालतू जानवर से भी बदतर था। उसे सच में निर्दयी और निष्ठुर कहा जा सकता था। खांसी, निजा, गुरु कालिक जी की आवाज आई। काफी देर से निया का जवाब नहीं आया था, तो उन्होंने हाथ हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। हूँ। निया जैसे ख्यालों से बाहर आई और उनकी तरफ देखा। तुम परेशान हो क्या? गुरु कालिक जी ने थोड़ा गौर से उसे देखते हुए पूछा। उनके नजर में निया हमेशा मजबूत दिल वाली लड़की रही थी, कम उम्र में ही बहुत काबिल। कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा शांत रहती थी, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही शांत थी। खुशी नहीं दिखा रही, ये अलग बात है, पर कम से कम ऐसे खोई खोई तो मत रहो। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, झांकीर और बाकी सब कर लेंगे, निया ने सीधा जवाब दिया। अपने उन शरारती बच्चों पर उसका भरोसा कभी कम नहीं हुआ। गुरु कालिक जी मुस्कुराए। ठीक है, अब देर हो रही है, तुम अपनी तरफ से तैयारी कर लो, मुझे भी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। वो उठ खड़े हुए। आज उनके आने के 2 कारण थे। पहला, निया को नियमों में हुए बदलाव के बारे में बताना, और आने वाले मुकाबले में रॉयल शहर की टीम से सावधान रहने को कहना। दूसरा, उसे ये बताना कि वो और उसके स्टूडेंट्स मृत जीव स्वामी की नजर में आ चुके हैं। अपना काम पूरा करके गुरु कालिक जी संतोष के साथ चले गए। निया ने उन्हें जाते हुए देखा और हल्की सी सांस छोड़ी। चलो, अब सब बाहर आ जाओ, उसकी आवाज गूंजी, और अगले ही पल सीढ़ियों के कोने में छुपे सारे लड़के धड़ाधड़ बाहर निकल आए। प्रमुख, हमारे प्रभु ने हमारी तारीफ की।
शिलेर का चेहरा देखने लायक था। आंखों में चमक और चेहरे पर बेकाबू उत्साह। अरे ओहो, मृत जीव स्वामी द्वारा याद रखा जाना, ये तो किसी सपने से कम नहीं था। निया ने उन सबको देखा जो खुशी में पूंछ हिलाने वाले पिल्लों जैसे लग रहे थे, और बस चुप रह गई। आखिर एक आम मृत जीव स्टूडेंट के लिए मृत जीव स्वामी किसी दंतकथा से कम नहीं था। जिंदगी भर में शायद एक बार भी उनका चेहरा देखना नसीब न हो, और यहां उनकी तरफ से मिली कुछ तारीफ पूरी जिंदगी के लिए यादगार बन सकती थी। अगर इसे आज के जमाने से तुलना करें तो जैसे कोई स्कूल स्टूडेंट अचानक प्रधानमंत्री से तारीफ सुन ले। प्रमुख, अभी 5 दिन बाकी हैं, क्या हम कोई स्पेशल ट्रेनिंग करें? शिलेर की आंखें चमक रही थी। प्रमुख, कुछ धमाकेदार करवाओ। पूरी माइटी स्क्वाड जैसे जोश से फटने वाली थी। सबके अंदर अचानक आग सी लग गई थी। ट्रेनिंग, ओवरटाइम, कुछ भी। निया ने सब पर एक नजर डाली और बड़े आराम से बोली, अगले 5 दिन बस बेसिक ट्रेनिंग करोगे, बाकी समय जो करना है करो। क्या? प्रमुख, ऐसा मत करो, फाइनल से पहले आखिरी जोर तो लगवाओ। पूरी टोली रोने लगी, लेकिन निया ने किसी की एक नहीं सुनी और मुड़कर सीधे ऊपर चली गई। पीछे रह गए वो सब जिनकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया था। पर उन्हें क्या पता, निया की इस शांति के पीछे एक ऐसी तैयारी छिपी है जो आने वाले फाइनल में पूरा खेल ही पलटने वाली है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 490। क्या तुमने कभी कुत्ते की तरह ट्रेनिंग की है? फाइनल शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। शौर्य एकेडमी के स्टूडेंट्स ने इस बचे हुए समय को पूरी तरह पकड़ लिया था। हर रोज सुबह अंधेरा रहते ही टीचर लुकराल और गुरु निशिकांत जी उन्हें बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज देते, और फिर रात गहरी होने पर ही वो अपने थकेहारे शरीर घसीटते हुए वापस सराय में लौटते। उधर माइटी स्क्वाड के मेंबर्स, जिन्हें निया ने पूरी आजादी दे रखी थी, हर रोज खिड़की के पास खड़े होकर रॉयल एकेडमी वालों को दया भरी नजरों से देखते। मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे तब तक ट्रेनिंग चाहिए जब तक मैं गिर न जाऊं। प्रमुख, आओ ना, हमें भी तोड़ दो, प्लीज हमें पीटो, हमें रौंद दो। कितने दिन हो गए शरीर टूटने का सुकून महसूस किए। दिन भर की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स अपने सुन्न शरीर लेकर वापस लौटते तो सामने ये नज़ारा देखकर उनका दिमाग सच में फटने लगता। साला, ये हरामखोर यहाँ खड़े होकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? हम कितने थके हुए हैं ये देखने आए हों। एक एक करके सब खिड़की पर टिके हुए और ऊपर से ताने मार रहे हैं। हे भगवान, एक कमीना तो आराम से स्नैक्स खा रहा था। इतनी बेइज्जती मत करो यार। रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स का खून खौल उठा। कई दिनों की लगातार ट्रेनिंग के बाद उनकी हड्डियां तक कांपने लगी थीं। लड़ाई करना तो दूर, अब तो बस इतना मन था कि किसी तरह ऊपर चढ़कर इन सबको पीट दें। हम यहाँ मरखप रहे हैं और ये लोग मजे कर रहे हैं, खाना पीना, घूमना, ऊपर से ग्रुप बनाकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर दम है तो जाओ ट्रेनिंग करो, ये मानसिक यातना देना बंद करो। कहा गई मृत जीव की इज्जत। लेकिन रॉयल एकेडमी के गुस्से भरे चेहरों के सामने माइटी स्क्वाड ने मासूमियत दिखाई।
वो सच में मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो तो सच में उनसे जल रहे थे। जरा देखो, उनके टीचर हर मिनट का इस्तेमाल करके उन्हें मरने तक ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इधर उनकी अपनी प्रमुख निया क्या कर रही है? दिन में 3 टाइम खाओ, पियो, घूमो। हिडन ड्रीम सिटी में एक होटल से दूसरे होटल, एक दुकान से दूसरी दुकान, जैसे पूरा शहर जीतने निकले हों। इतनी आराम भरी जिंदगी कि लड़ने का जज्बा ही खत्म होने लगे। प्रमुख, आप हमें इतना भी मत बिगाड़ो। इस तरह एक तरफ रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स नरक में जल रहे थे और माइटी स्क्वाड के स्वर्ग जैसी जिंदगी से जल रहे थे, तो दूसरी तरफ माइटी स्क्वाड वाले उनके उस दर्द भरे नरक से जल रहे थे। दोनों टीम अपने अपने तरीके से आने वाले युद्ध की तैयारी कर रही थीं। टॉप 8 के मुकाबले खत्म होने के बाद गुरु निशिकांत जी सीधे शौर्य एकेडमी की टीम के पास गए ताकि मृत जीव स्वामी के सामने अपनी मौजूदगी दिखा सकें। जब उन्हें पता चला कि मृत जीव स्वामी की दिलचस्पी माइटी स्क्वाड में है, तो उन्होंने और ज्यादा मेहनत से अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पूरी तरह टीचर लुकराल के हाथ में दे दी गई। और फिर क्या, टीचर लुकराल ने अपने दिमाग में जितने भी खतरनाक ट्रेनिंग तरीके थे, सबको इन 5 दिनों में ठूंस दिया। यहाँ तक कि सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ चुके रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स भी अब जवाब देने लगे। क्या तुमने कभी कुत्ते की तरह ट्रेनिंग की है? क्या तुमने कभी हर हड्डी टूटने का मजा महसूस किया है? क्या तुमने कभी चारों हाथ पैर घसीटते हुए बिस्तर तक पहुंचने का सुख लिया है? बस अगर तुम उनकी टीम में शामिल हो जाओ तो ये सब अनोखा अनुभव मिल सकता है। तो देर किस बात की है, आओ और शामिल हो जाओ। अब हालत ये हो गई थी कि रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स को ये तक याद नहीं रहता था कि वो अपने बिस्तर तक पहुंचे कैसे और कब नींद में गिर पड़े। लेकिन इस पूरी शांति के पीछे दोनों टीमों के बीच जो टकराव धीरे धीरे पक रहा था, वो फाइनल के दिन एक भयानक तूफान बनकर फूटने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 490, एक निचोड़ा हुआ नींबू और एक जोशीला बंदर। 5 दिन चुपचाप बीत गए। रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स तो सच में रोना चाहते थे। आखिरकार वो उस अंतहीन यातना से आजाद हुए थे। उधर माइटी स्क्वाड के मेंबर्स भी रोना चाहते थे। आखिरकार उनके वो बिगड़ैल दिन खत्म होने वाले थे और अब असली लड़ाई मिलने वाली थी। सिलेक्शन प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला पूरे इवेंट का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला मैच बन चुका था। मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूरा मैदान लोगों से ठसाठस भर चुका था। दोनों एकेडमी की टीमों को भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसना पड़ा। पिछले 5 दिनों में दोनों टीमों की जिंदगी बिल्कुल अलग रही थी और अब उनका फर्क साफ नजर आ रहा था। रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स सबके सब मुरझाए हुए लग रहे थे। आंखों के नीचे काले घेरे, उनकी धूसर त्वचा भी छुपा नहीं पा रही थी। चेहरे ऐसे जैसे कई दिनों से जान ही न बची हो। वहीं दूसरी तरफ माइटी स्क्वाड के मेंबर्स, हर एक का चेहरा चमक रहा था। गाल गुलाबी, शरीर दमकता हुआ, पूरा शरीर लड़ने की ताकत से भरा हुआ। जैसे ही दोनों टीम साथ खड़ी हुई, पूरा मैदान एक जबरदस्त विरोधाभास से भर गया। ये नजारा देखकर दर्शकों की उम्मीदें ही उलट गई। मृत लोक में हर कोई जानता था कि सबसे ताकतवर एकेडमी रॉयल एकेडमी है। वहां के स्टूडेंट्स गहरी पृष्ठभूमि वाले और जबरदस्त प्रतिभाशाली थे। ऊपर से उनके टीचर्स भी सबके सब चुने हुए महारथी।
और उनके ऊपर गुरु निशिकांत जी की देखरेख। पूरे मृतलोक में उनका नंबर 1 होना तय था। वहां का हर स्टूडेंट बैल जितना ताकतवर माना जाता था और पिछले मुकाबलों में उनकी निर्दयता देखकर सबको यकीन था कि जीत उन्हीं की होगी। लेकिन ये क्या, सिर्फ 5 दिनों में ये बहादुर जोशीले जीनियस लड़के मुरझाए हुए बैंगन कैसे बन गए? उन छोटे छोटे चेहरों को देखो, इतने थके हुए कि दिल दुख जाए। ये लड़ने आए हैं या अस्पताल से भागकर आए हैं? दर्शकों को तो साफ लग रहा था कि रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स को बुरी तरह निचोड़ा गया है। भले ही कपड़े साफ सुथरे थे, बाल भी सजे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों की थकान सीधे दिल पर लग रही थी। फिर सबकी नजर गई माइटी स्क्वाड पर। एक एक बंदा जोश से भरा, तेज से दमकता और दबदबे से खड़ा। उनकी आभा तो 5 दिन पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ये जबरदस्त फर्क हर दर्शक की आंखों को चुभ रहा था। दर्शक दीर्घा में बैठे टीचर लुकराल आसपास के मृत जीवों की बातें सुनते रहे। दोनों टीमों की हालत पर चर्चा, लेकिन उन्होंने बस घमंड से सीना तान लिया। चेहरे पर साफ लिखा था, तुम लोगों को क्या पता। उन्हें सबसे बेहतर पता था। इन 5 दिनों में उन्होंने ट्रेनिंग की कितनी भयंकर तीव्रता बढ़ा दी थी। ये बेवकूफ दर्शक क्या समझेंगे? इस ट्रेनिंग के पीछे की गहराई, ऊपरी चमक दमक का क्या मतलब? असली जीत ताकत से मिलती है। टीचर लुकराल को यह भी पता था कि माइटी स्क्वाड ने पिछले 5 दिन कैसे बिताए हैं। खाना, पीना, घूमना। ऐसी टीम उनकी बनाई हुई परफेक्ट टीम को हरा दे, हंसी आती है। उनके दिल में उन्होंने कभी भी निया की ताकत को नहीं माना। पहले जो हुआ वो बस उनके स्टूडेंट्स की नाकामी थी। निया बस किस्मत वाली बिल्ली जिसे मरा हुआ चूहा मिल गया। लेकिन अब उनके स्टूडेंट्स पूरे मृत लोक के सबसे बेहतरीन हैं और वो उनकी शिक्षा को पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। टीचर लुकराल अब और इंतजार नहीं कर पा रहे थे। वो देखना चाहते थे कैसे रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स एक तरफा माइटी स्क्वाड को कुचल देंगे। मुकाबला शुरू होने ही वाला था कि अचानक आसमान में 8 हड्डी के ड्रैगन से खिंची एक भव्य रथ दिखाई दी। पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। मृत जीवों का प्रमुख एक बार फिर खुद आया था इन नौजवान मृत जीवों की लड़ाई देखने, और जैसे ही उसकी मौजूदगी ने माहौल को जमा दिया, हर किसी के दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या आज का ये मुकाबला सिर्फ जीत हार तक सीमित रहेगा या किसी की किस्मत ही हमेशा के लिए बदलने वाली है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।